ये सेशन मिस मत करना बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम में आज की क्लास से कम 5 to 6 मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे, राइट। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स के एनसीईआरटी के, ठीक है। देखो आंसर हर बच्चे को आता है, पढ़ता हर कोई है, बट आंसर की फ्रेमिंग किस तरीके से करना है ना, आंसर लिखना कैसे है, उसके लिए हम सारे टीचर्स ने ओके गाइज, हाय, अ वेरी वार्म वेलकम टू वेदांत। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और ये सेशन मिस मत करना बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम में आज की क्लास से कम 5 to 6 मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे, राइट। सो मेक श्योर आप पूरा सेशन अटेंड करें बिकॉज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। व्हेन आई से एनसीईआरटी तो आई एम इंक्लूडिंग द इन टेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल एज जो आउटर एक्सरसाइज है, बैक एक्सरसाइज है, वो सारा हम लोग करेंगे। तो मेक श्योर आप पूरा सेशन ध्यान से अटेंड करें। सिट विद अ पेन एंड पेपर, अपने आंसर्स खुद में भी चेक करना कि कितने सही जवाब दे रहे हो, सो दैट यू गाइस कैन चेक योर मार्क्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरे साथ मैं हूं शिल्पी कौशिक, आपकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर, जिसने इस चैनल के ऊपर चारों चैप्टर्स के वन शॉट सेशंस ले लिए हैं। सो यार अभी एग्जाम आपके ज्यादा टाइम नहीं है, उसके बाद क्लास 10th यू विल गो टू क्लास 11th, है ना। और अगर 11th में साइंस लेनी है तो वहां पर भी आयनिक इक्विलिब्रिया एक चैप्टर होगा जिसमें आप एसिड बेसिस सॉल्ट्स का कॉन्टिन्यूएशन पढ़ेंगे, ठीक है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपके जेई के लिए। सो ध्यान रखना कि पूरा सेशन अच्छे से समझें ताकि बोर्ड एग्जाम में आंसर लिख कर कैसे आना है, ठीक है। देखो आंसर हर बच्चे को आता है, पढ़ता हर कोई है, बट आंसर की फ्रेमिंग किस तरीके से करना है ना, आंसर लिखना कैसे है, उसके लिए हम सारे टीचर्स ने इस चैनल के ऊपर हर सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स लिया है ताकि एग्जाम में आप आंसर बनाना सीख पाए बोर्ड एग्जाम में, ओके। कोई भी अगर आपने चैप्टर मिस किया है तो प्लेलिस्ट हमने अपडेट कर दी है चैनल के ऊपर, सो जाकर इनमें से चारों में से कोई भी चैप्टर आपने अगर मिस किया है तो उसको जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए, सो इस सेशन को जैसे सेशन खत्म होगा तो इसके जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं बेटा। इन टेक्स्ट सवाल है, पेज नंबर 18 पे पहला सवाल दिया गया है। सो इन टेक्स्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं इसमें, तो ध्यान से करना है। देखो क्वेश्चन कहता है यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। हमारे सामने है 3 टेस्ट ट्यूब। सो पार्डन माय ड्राइंग, कोशिश करेंगे थोड़ा सा ठीक से बनाने का, बट आई थिंक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, वन ऑफ देम कॉन्टेन्स डिस्टिल्ड वाटर, एक में अपन ने नॉर्मल पानी जो है डिस्टिल्ड वाटर वो ऐड कर दिया है, दूसरे दो के अंदर, ठीक है, मतलब एसिड है और एक बेस है, ठीक है। यानी मेरे पास 3 सॉल्यूशंस है, एक डिस्टिल्ड वाटर, एक एसिड, एक बेस, ठीक है। वो कहता है अगर आपके पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर है, सिर्फ एक टीचर ने रेड लिटमस पेपर दिया है, तो ये कहते हैं आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब में क्या है, ठीक है। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास पानी है, डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है, हमारे पास एक एसिड है और हमारे पास एक बेस है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सी टेस्ट ट्यूब में क्या है। मान लो मैंने टेस्ट ट्यूब को एबीसी बोल दिया, ठीक है। अब यार एक चीज देखो, या तो तुम एक काम कर सकते हो अपनी थोड़ी लाइक कन्वीनियंस के लिए ना, ये जो आपको फिल्टर जो आपको इंडिकेटर दिया है पीएच पेपर, इसके 2 हिस्से आप कर लो। लिटमस पेपर दिया है ना, हाँ, रेड लिटमस पेपर दिया है, उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लो, या फिर एक से ही करना है। तो देखो क्या करोगे, इस ब्लू लिटमस पेपर को लो, तीनों सॉल्यूशंस में डिप करो, ठीक है। रेड लिटमस पेपर, आई एम सॉरी, हाँ लिख ही लेते हैं यहाँ पे, रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस दिया है, तीनों सॉल्यूशंस के अंदर डिप करो। एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जिसमें रेड लिटमस पेपर डिप करते ही ब्लू हो गया, ठीक है। इधर आ जाओ, मान लो ड्रॉ कर लिया मैंने टेस्ट ट्यूब ए, ऐसी टेस्ट ट्यूब थी जिसमें मैंने रेड लिटमस पेपर डाला और रेड लिटमस पेपर हो गया क्या, ब्लू हो गया, ठीक है। अगर रेड लिटमस पेपर मैंने डिप किया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और वो ब्लू हो गया, इसका मतलब भाई उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक बेस रहा होगा, क्योंकि बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, ठीक है। अब जैसे ही तुमने इसको डिप करा और ये ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो गया, देख रहे हो, देखो मतलब तुम्हारे पास एक ब्लू लिटमस पेपर तैयार हो गया। तो इस ब्लू लिटमस पेपर को अब तुम दूसरे 2 सॉल्यूशंस में बारी बारी डिप करो।
जिस सोल्यूशन के अंदर ये जो ब्लू लिटमस बना है ये रेड हो जाएगा वो एसिड होगा। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा ब्लू लिटमस था, है ना, जो तुमने अभी पीछे बनाया है, और ये अब रेड में कन्वर्ट हो गया। सो ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, यानी उस डिब्बे के अंदर एसिड पड़ा होगा। और ये ब्लू लिटमस आपने जिस टेस्ट ट्यूब में डिप किया है ये ब्लू ही रहेगा, है ना, ये ब्लू ही रहेगा। रेड को डिप किया था इसमें, रेड लिटमस पेपर भी रेड ही रहा था, है ना, रेड को डिप किया, रेड भी रेड ही लिटमस था, ब्लू ब्लू ही था। तो ये तुम्हारा कौन होगा, ये तुम्हारा न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। बताओ, चेक कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, है ना। तो हमने क्या किया, रेड लिटमस लेकर उसको डिप किया तीनों सोल्यूशन में, जिसमें ये ब्लू हो गया वो हमारा बेस था। ठीक है, ओके। फिर हमने इस ब्लू लिटमस को दूसरे दो सोल्यूशन में डाला, जिसमें ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा वो एसिड है, और जिसमें ब्लू लिटमस ब्लू ही रहा या रेड लिटमस रेड ही रहा वो हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन, यानी कि वो अपना डिस्टिल्ड वाटर होगा, यानी वो अपना डिस्टिल्ड वाटर होगा। कर सकते हो। अब इस सवाल की फ्रेमिंग कैसे करोगे एग्जाम में, तो आप सिंपल स्टेप्स में आंसर लिखेंगे, पूरी एक्टिविटी बताएंगे। पहले रेड लिटमस पेपर को तीनों में रखा टर्न बाय टर्न, जिस सोल्यूशन में रेड लिटमस ब्लू हो गया वो बेसिक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ब्लू लिटमस पेपर जो यहाँ पे बना है अब हम इसको एसिडिक सोल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं। ये लाइन आप ना भी लिखते पेपर में चल जाता, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को हम बाकी दो टेस्ट ट्यूब में डालेंगे बारी बारी से, जिसमें ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा वो एसिड है। तो एसिड हमने आइडेंटिफाई कर लिया, है ना, जिसपे कोई असर नहीं हुआ, रेड ब्लू दोनों सेम ही रहे, वो हमारा पानी था, डिस्टिल्ड वाटर। कर सकते हो फ्रेमिंग, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, कोई कहानी नहीं बनानी है फालतू की, है ना, कोई फिजूल पंती नहीं करनी। ठीक है, अगला सवाल देखो, कहता है कि जो कर्ड है, कर्ड एंड सावर सब्सटेंसेस कैन सब्सटेंसेस नॉट टू बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो तुमने देखा होगा दही को ना हम कभी भी तांबे के, कॉपर के या ब्रास के जो वेसल होता है उसमें नहीं दही को जमाते हैं, है ना। तुमने या तो घर पे स्टील तुम यूज करते होगे, या फिर जो सिलिका टाइप, लाइक मिट्टी टाइप, है ना, वो कंटेनर्स होते हैं उसमें हम लोग करते हैं, राइट। उसका रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि जो कर्ड है ना, कर्ड में भाई एसिड है, लैक्टिक एसिड है ना, ओके। अब लैक्टिक एसिड है इसमें, और कॉपर क्या है, एक मेटल है, या ब्रास भी तो मेटल्स का एलॉय ही है ना, ठीक है। तो अब जब लैक्टिक एसिड यानी कि एक एसिड और मेटल की जब रिएक्शन होती है तो यहाँ से मेटल के सॉल्ट्स बनते हैं, मेटल के सॉल्ट्स बनते हैं जो हमारी बॉडी में फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं। यही रीजन होता है हम कॉपर या ब्रास के वेसल्स में दही को नहीं जमाते हैं। समझ रहे हो? तो कैसे फ्रेम करोगे, कर्ड शुड नॉट बी केप्ट इन द ब्रास वेसल, क्योंकि इसके अंदर एसिड होता है और एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो पॉइजनस मेटल के कंपाउंड्स या मेटल के सॉल्ट्स बनेंगे जो फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको पॉइंट्स में बना सकते हो, ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगला सवाल देखो, कहता है विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। यूजुअली की बात कर रहा है, तो जनरली एक एसिड है, मान लो तुम्हारे साथ पास डाइल्यूट HCl, और हमारे सामने एक मेटल है सोडियम। ठीक है, तो जनरली बेटा क्या होता है, मेटल और एसिड की रिएक्शंस में ना डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर मेटल एसिड के हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे सोडियम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से ज्यादा, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा एज H2 गैस, और खुद क्या करेगा, सॉल्ट बना देगा, खुद सॉल्ट बना देगा। चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, 2 मोल आपको HCl यहाँ पर चाहिए, है ना, और क्योंकि 2 हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए अब 2 Cl हो गए, यहाँ 2 बनाओ, अब 2 सोडियम हो गए। ठीक है, तो इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल हमने दे दिया। तो यूजुअली आंसर क्या है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। कहता है हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट बेटा, हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे कर सकते हैं, तुम इसी रिएक्शन को कराओ जहां से, जैसे मान लो ये एक फ्लास्क थी, कॉनिकल फ्लास्क में तुमने सोडियम में एक ड्रॉप HCl डाल दिया, यहाँ से एक पाइप को कनेक्ट करो। ठीक है, इस पाइप में से इस पाइप को पास कर दो एक सोप सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये सोप सोल्यूशन है। तो होता क्या है यहाँ पे देखो, होता क्या है, जैसे इस ट्यूब से आ रही है हाइड्रोजन गैस, है ना, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल के आ रही है, हाइड्रोजन गैस इधर आ गई, सोप सोल्यूशन में झाग बने होंगे, बबल्स होंगे ऊपर, है ना। तो हाइड्रोजन क्या करती है, ये बबल के अंदर ट्रैप हो जाती है, हाइड्रोजन ट्रैप हो गई, हाइड्रोजन लाइटेस्ट गैस है, तो जैसे ही हाइड्रोजन ट्रैप हो जाएगी बबल में, तो ये बबल ना ऊपर उड़ने लगेंगे, ऊपर उड़ा। तो तुम क्या करो, एक माचिस की तिल्ली ले आओ, एक मैच स्टिक ले आओ, मैच स्टिक को ले आओ, कैसी, बर्निंग मैच स्टिक,
ये ड्राइंग देखो मेरा, बर्निंग मैच स्टिक ले आओ और बर्निंग मैच स्टिक जब तुम लाओगे ना इस बबल के पास, इसमें हाइड्रोजन है, तो तुम्हें पॉपअप साउंड आएगी। तो हाइड्रोजन बेसिकली बर्न्स विद अ पॉपअप साउंड, हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉपअप साउंड। तो इससे आप लोग कंफर्म कर सकते हैं कि भाई मतलब आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है, ऐसे अपन चेक करते हैं। तो देखो बता दिया है हमने, हाइड्रोजन लिबरेट होती है। इन्होंने जो एग्जांपल लिया है दैट इज जिंक ग्रेन्यूल्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। देखो जिंक को अगर अपन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालते हैं तो यहाँ पे जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, H2 गैस आउट, और जिंक खुद सल्फेट के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बनाएगा, ठीक है। कैसे टेस्ट करेंगे, बिल्कुल जो मैम ने बताया, एक पाइप को आप सोप सोल्यूशन में पास करो, हाइड्रोजन के बबल्स आएंगे और हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉपअप साउंड। आप इससे चेक कर सकते हैं। कर लोगे, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कर लेते, बताओ आवाज आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। ऑल गुड, अगर कुछ भी इशू हो बेटा लेट मैम नो, है ना, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, नो इश्यूज, ओके। आंसर फ्रेमिंग देखते जाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो टेस्ट कैसे करेंगे, when passed through soap solution it gets trapped in bubbles, so burning a candle near the soap bubble filled with gas, the soap bubble burst and hydrogen burns with a pop-up sound, okay। चलिए अगला सवाल, सवाल कहता है क्वेश्चन में, मेटल कंपाउंड ए reacts with dilute hydrochloric acid to produce effervescence, the gas evolved extinguishes a burning candle। तो यहाँ तक गैस समझ आनी चाहिए। तुमने जब सोडा बॉटल्स कभी खोली है तो एकदम ब्रिस्क एफोवेसेंस होता है ना, एकदम से करके CO2 बाहर निकल दिया है। या फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर अपन CO2 ही यूज करते हैं अंडर हाई प्रेशर, लिक्विफाइड CO2, राइट। सो ये जो गैस होती है आपकी, जो एक्सटिंग्विश करती है फायर को, या एफोवेसेंस प्रोड्यूस करती है, या लाइम वाटर को मिल्की टर्न करती है, ये CO2 गैस है। तो आपको इतना पढ़ के समझ आना चाहिए कि CO2 रिलीज की बात कर रहा है जब एक मेटल कंपाउंड की एसिड से रिएक्शन हुई है, ठीक है। वो भी एसिड भी इसने मेंशन कर दिया है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक मेटल का कंपाउंड है। अच्छा, कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए अगर वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। देखो एक इसने प्रोडक्ट बता दिया कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। एक हमें ये पता है कि CO2 तो निकली ही है और साथ में मेरा वाटर भी बना होगा। क्यों, अगर आप ध्यान से आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको मैंने रिएक्शंस कराई थी, मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल बाइकार्बोनेट्स को अगर एसिड से रिलेट हम रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे मेटल के सॉल्ट्स बनते हैं, ओके, वाटर बनता है और CO2 गैस रिलीज होती है। जिसको ये बात नहीं पता तो चैप्टर रिवाइज करो, वन शॉट देखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसने तो सॉल्ट क्या बना वो ही बता दिया, और सॉल्ट तो मेटल का होता है, मेटल सॉल्ट होता है। तो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे कंपाउंड में मेटल कौन सा है, कैल्शियम है ना। और कंपाउंड कैन बी अ मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, आप दोनों से करते तो आपका सवाल गलत नहीं होता, ठीक है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। सो मान लो हमने कहा कि मेटल कार्बोनेट हमारा प्रश्न है कैल्शियम कार्बोनेट, फर्क ही होगा, बाइकार्बोनेट लोगे तो बैलेंसिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये रिएक्शन हो रहा है हमारा, तो अगर हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो ध्यान से देखो, मेटल पहले चेक कर लो, कैल्शियम बैलेंस्ड है ऑलरेडी, हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है आपके राइट हैंड साइड, तो 2 बना देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, कार्बन दोनों में एक ही है, 2 क्लोरीन, ठीक है, दोनों तरफ। ऑक्सीजन चेक कर लो, 3 ऑक्सीजन और 2 और 1 3 ऑक्सीजन, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। कैल्शियम कार्बोनेट है ना, HCl के साथ रिएक्ट करता है, 2 मोल HCl के साथ, तो दिस इज योर रिएक्शन, कर सकते हो। हाँ, अगर फेज लिखना चाहते हो, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर इनसॉल्युबल होता है, सॉलिड होता है बेसिकली, है ना। सो HCl आपका एक्वस है, कैल्शियम क्लोराइड एक्वस, CO2 गैस, वाटर लिक्विड। इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। सोचो ये सवाल पेपर में आएंगे तो कितनी आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट देखो, कहते हैं व्हाई डू HCl नाइट्रिक एसिड शो एसिडिक कैरेक्टर्स इन एक्वस सॉल्यूशन जबकि अल्कोहल ग्लूकोज नहीं करते। तो यार सिंपल सा रीजन होता है, अगर HCl नाइट्रिक एसिड को आप लोग एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में लेते हो तो पानी में ये लोग ना फ्री H+ आयोन्स देते हैं, फ्री H+ आयोन्स पानी में देंगे, है ना, टूट जाएंगे पानी में H+ आयोन के साथ साथ। जैसे HCl को पानी में डाला तो H+ मिलेगा, क्लोराइड आयोन मिलेगा, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट आयोन्स मिलेंगे। और जब भी आपको पता है फ्री आयोन्स होते हैं तो आपको ये पता है कि एसिडिक
मतलब एक तो सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो अगर ये चाहता क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के रूप में भी पूछ सकता था, बट इसने क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर के बारे में पूछा है तो एसिडिक कैरेक्टर में आप सिर्फ H+ आयन बता सकते हैं कि इनके पास भाई फ्री H+ आयन्स है, तो दे आर गोइंग टू शो द एसिडिक कैरेक्टर, है ना, दे विल बी बिहेविंग एज द एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, एसिडिक बिहेवियर दिखाएंगे। ओके, अब अगर हमारे पास इथेनॉल है C2H5OH लाइक अल्कोहल है कोई, या फिर ग्लूकोज है C6H12O6, तो इन सबको अगर आप पानी में डालते हो ना, तो पानी के अंदर दे आर गोइंग टू स्टे इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। कैसे रहेंगे पानी में? ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के रूप में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई H+ आयन नहीं है, नो फ्री H+ आयन, तो कहाँ से भैया एसिडिक बिहेवियर? नहीं, एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएंगे, दे विल नॉट इवन गिव यू द लिटमस टेस्ट। सो सब H+ का खेल है, राइट, लाइक दैट। चलो, यही पॉइंट है, H+ एक्वस सॉल्यूशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिडिक बिहेवियर के लिए। ये जो एसिड्स हैं ये दे देंगे, अल्कोहल ग्लूकोज नहीं देंगे H+ आयन, ठीक है, इजी है। चलो अगला सवाल देखो, इन टेक्स्ट का ही है, उसी का कॉन्टिन्यूएशन कहता है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? एक्वस सॉल्यूशन एसिड का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? सिंपल है, देखो कोई एसिड है, मान लो Ha हमारे पास, हमने उसे वाटर में डाला, तो वाटर क्या करता है, अब वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो ये एसिड को ब्रेक कर देगा इनटू H+ आयन्स and A negative respectively anion. So aqueous solution of an acid has given you free ions, है ना, और फ्री आयन्स है तो यानी इलेक्ट्रिसिटी तो भैया कंडक्ट होएगी, इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंडक्टेड, बल्ब विल बी ग्लोइंग। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ज्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना, टू द पॉइंट, ठीक है, ड्यू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल कॉल्ड फ्री आयन्स इन द सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखो, कहता है व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? बोलो, ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। तो भैया देखो, ड्राई HCl है और ड्राई ही लिटमस पेपर है, तो कुछ ज्यादा ही सूखा सूखा नहीं हो गया जिंदगी में, है ना, तो सारा जब सूखा ही पड़ गया जीवन में तो क्या ही मतलब कलर चेंज आएगा, है ना। दे बी लाइक भाई ड्राई HCl मींस HCl गैस ही है आपके पास, ठीक है, और उसको ड्राई लिटमस पेपर डाल रहे हो तो पानी की तो बूंद ही नहीं है। अगर पानी नहीं है तो भैया एक बात बताओ, अगर HCl को पानी नहीं मिला तो हाउ इट इज गोइंग टू स्प्लिट इनटू H+ एंड क्लोराइड आयन? नहीं होगा, क्योंकि ये तो पानी की प्रेजेंस में होता था, यानी नो H+ आयन। अगर फ्री H+ आयन ही नहीं है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन ही नहीं है, पानी ही नहीं है, तो कोई एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएगा। सो ड्राई HCl इज नॉट एन एसिड, ठीक है, तो ये एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएगा, समझ रहे हो, एसिड नहीं है। हाँ, अगर आपने ड्राई HCl को वेट लिटमस पेपर पे टेस्ट किया तो इट विल शो यू अ कलर चेंज, ठीक है। तो ड्राई HCl डज नॉट गिव H+ आयन, सो इसीलिए कलर चेंज नहीं करेगा। सॉर्टेड है वाली चीज, आई थिंक सबको। अगला देखो, कहते हैं व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट द वाटर टू द एसिड? कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो जब भी आप एसिड का डाइल्यूशन करते हैं, तो मान लो आपके पास एसिड है विच इज 90 ml HCl, मान लेते हैं 90 ml HCl है और 10 ml पानी है हमारे पास, हम इसे डाइल्यूट करना चाहते हैं। मान लो मैं इसमें 100 ml पानी डालना चाहती हूँ और इसका मेरे को डाइल्यूशन करना है, डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो भाई क्या होगा, दो तरीके हैं, या तो मैं पानी को ही एसिड में डाल दूं। अगर आप पानी को एसिड में डालते हो तो यू शुड नो दैट डाइल्यूशन इज एन हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड या फिर बेस हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो इतनी हीट रिलीज होती है कि आपका जो कंटेनर होता है, ये जो कंटेनर जिसमें आप पानी डालो, ये कंटेनर ब्लास्ट मतलब टूट सकता है। अगर कंटेनर टूट गया तो सोचो एसिड का सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, सोचो, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में से एसिड स्पिल करेगी, हो सकता है एसिड ऊपर छलक जाए तुम्हारे फेस पे, तुम ऐसे कर रहे हो, है ना, पानी डाल रहे हो और पता चले एसिड ही बाहर स्प्लैश आउट हो गया, तो इसलिए, या कंटेनर टूट गया तो एसिड गिर जाएगी इधर उधर, है ना, हमारे बॉडी पार्ट्स पे। तो हम कभी भी ये तरीका नहीं यूज करते हैं जिससे हम पानी को एसिड में डालें, नहीं।
क्या सही तरीका होता है डाइल्यूशन का? डाइल्यूशन का सही तरीका है कि आप अपने कंटेनर के अंदर, मान लो मैंने कॉनिकल फ्लास्क ले लिया, इसके अंदर मैं क्या करूंगी, कॉनिकल फ्लास्क में मैं पानी ले लूंगी अपना, ठीक है, और एक कंटेनर होगा जिसमें एक बॉटल होगी जिसमें मैंने एसिड को डाल के रखा होगा, एसिड या बेस, ठीक है, और इस बॉटल में लगा होगा एक ड्रॉपर, ड्रॉपर से मैंने एसिड निकाली, ड्रॉप बाय ड्रॉप मैंने इसमें डालना है पानी के अंदर, और साथ में एक स्टरर केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल होता है, ग्लास रॉड होती है, उससे साथ साथ चलाते रहना है, ठीक है, जैसे ही आप डालोगे स्टर करते रहो ताकि जितनी हीट, देखो हीट अभी भी निकलेगी, हीट निकलेगी तो एक तो चला रहे हो तो फैल जाएगी हीट, दूसरा अगर टूटा भी कंटेनर तो पानी स्प्लैश आउट करेगा, पानी फैलेगा, विच इज सेफर देन एसिड या बेस का स्प्लैश आउट करना, है ना। तो इसीलिए हम हमेशा एसिड या बेस को पानी में डालते हैं, धीरे 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 स्टर करके, है ना, ऐसे डाइल्यूशन करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये आंसर फ्रेमिंग करेंगे आप, ठीक है, कि पहले ये बताना जरूरी है कि ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट इज इवॉल्व्ड एट वंस, बहुत सारी हीट, तो इस हीट से क्या हो सकता है, वाटर टू स्टीम, मतलब आपका जो एसिड है वो स्प्लैश आउट कर सकता है एंड कॉज बर्न, इसीलिए वी डू अदर वे राउंड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो, कहते हैं हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयॉन्स इफेक्टेड जब एक सोल्यूशन एसिड का डाइल्यूट किया जाता है। ओके, हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को आप कैसे इफेक्ट, मतलब कैसे इफेक्ट होती है, तो ये अच्छा सवाल है। देखो मान लो हमारे सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा, हमारे सामने एक कंटेनर है, ठीक है, और ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे H प्लस आयन, क्लोराइड, अगर HCl है तो बहुत सारे फ्री आयन है ना, H प्लस आयन बहुत सारे हैं, ठीक है। मान लो मैंने हाइड्रोनियम आयन दिखाया, अब आपने क्या किया, आपने इसका डाइल्यूशन कर दिया, पानी डाल दिया, ठीक है। डाइल्यूशन करने के बाद क्या होगा, डाइल्यूशन करने से क्या होता है, मतलब आपने टोटल वॉल्यूम तो बढ़ा दी, यस और नो। डाइल्यूशन में यही तो हो रहा है ना, सॉल्यूट को तो अपन छिड़ते ही नहीं है, हम क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, टोटल वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो ये जो हाइड्रोनियम आयॉन्स थे, तो एक बात बताओ, इतने ही हाइड्रोनियम आयॉन रहेंगे ज्यादा पानी के अंदर, अब टोटल सोल्यूशन जो आपका टोटल वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया, लेकिन एसिड तो अभी भी उतना ही था, डाइल्यूट एसिड है। तो ध्यान से देखो, डाइल्यूशन जब आप करते हो तो मान लो मैंने 1 ml जो है यहाँ से एसिड निकाला, देखो मैंने 1 ml जो है एसिड को निकाला, और यहाँ से भी मैंने 1 ml एसिड को निकाला। ध्यान से देखो 1 ml के अंदर आप H प्लस आयन देखो घट गए, है ना। तो इसका मतलब डाइल्यूशन करने पे हाइड्रोनियम आयॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बेटा डिक्रीज कर जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तभी जब तुम कभी फ्रूटी पीते हो या फ्रूट जूस पी रहे हो तो उसमें हम पानी अगर डाल के पीते हैं डाइल्यूट करके, तो उसका पल्पी टेस्ट कम हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है ना, क्योंकि टोटल वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया, लेकिन सोल्यूट जो फ्रूट पल्प है अभी भी उतना ही फ्रूट पल्प अब ज्यादा सॉल्वेंट के अंदर है, तो ओवरऑल डाइल्यूशन आ जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, दैट इज द इम्पैक्ट, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखो, कहते हैं हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयॉन्स अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कह रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंपैक्ट होती है अगर हमने एक्सेस बेस डाल दिया, यानी देखो एक NaOH का सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, NaOH के सोल्यूशन में पानी के अंदर है एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है, तो सोडियम आयॉन्स हैं, OH आयॉन्स पड़े होंगे, H प्लस भी होंगे, ऐसा नहीं H प्लस नहीं होगा, H प्लस भी होगा, बट H प्लस से ज्यादा OH आयॉन्स होते हैं, है ना, क्योंकि बेस है, ठीक है। तो आपने क्या किया, वो कह रहा है आपने बाहर से और OH आयॉन्स डाल दिए, तो यार सिंपल सी बात है, अगर OH आयॉन्स एक्सेस ऑफ बेस, आपने बेस डाल दिया है ना, बाहर से अगर बेस डाला है तो ओवरऑल OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ जाएगी, तो हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, हालांकि इंक्रीज एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन तक होता है, फिर कांस्टेंट ही हो जाती है, बट येस इट विल श्योरली इंक्रीज, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक आपके पास NaOH था, उधर भी OH आए थे, बाहर से और NaOH डाल रहे हो, तो आपके डिसोसिएशन से, है ना, ज्यादा जितना ऐड करोगे वो भी OH आयन सप्लाई करता जाएगा, बट लिमिटेड एक्सटेंट तक, कुछ पॉइंट के बाद वो लिमिट कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन कहता है आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं A और B,
pH ऑफ सोल्यूशन A दे रखा है 6 है और pH ऑफ सोल्यूशन B दे रखा है 8 है। ओके ठीक है, समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। Which solution has more हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन? तो सबसे पहली बात, pH जो है H प्लस आयन से इनवर्सली रिलेटेड होता है ना। अगर pH की वैल्यू बेटा ज्यादा है तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है बोलो? H प्लस में pH वैल्यू जिसकी कम है, A सोल्यूशन के पास ज्यादा H प्लस आयन है B से। Which is acidic, which is basic? तो क्योंकि pH 6 है, सो pH लेस देन 7 वाला सोल्यूशन आपका एसिडिक होता है, तो सोल्यूशन A जो है वो एसिडिक है, A एसिडिक है, और pH ग्रेटर देन 7 वाले आपके बेसिक होते हैं, है ना। तो इसका मतलब सोल्यूशन B जो है वो बेसिक है। इजी। ये एक्चुअली हम 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टडी करते हैं। आगे क्लास 11 में आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो वहाँ काफी चीजें पता चलेंगी, है ना, कि कैसे होता है। ओके चलिए, आई थिंक दैट इज क्लियर, है ना, ये वाला क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो, कहता है व्हाट इफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन? इफेक्ट concentration of H plus ion have on the nature of the solution। तो ये बहुत सिंपल pH स्केल का क्वेश्चन है। आप बता सकते हैं जितना H plus ion का concentration होएगा, है ना। देखो तुम्हें पता था pH is inversely proportional to H plus ion concentration, so more is the concentration of H plus ions, तो pH उतना ही कम होगा और उतना ही ज्यादा एसिडिक सोल्यूशन होता है ना। ये तो हम वैसे pH से ना भी रिलेट करो तो भी आप जानते हो H प्लस आयन ज्यादा होने का मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक कैरेक्टर जो है, एसिडिक नेचर जो है वो ज्यादा होना। ऐसे ही OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा डोमिनेट करती है H प्लस से तो वहां पे सोल्यूशन उतना ही बेसिक होता है ना। लाइक दैट वी से दैट। ओके नेक्स्ट देखो, कहता है डू बेसिक सोल्यूशंस आल्सो हैव H प्लस आयन? अगर हाँ तो वो बेसिक कैसे हैं? अच्छा ये अच्छा देखो क्वेश्चन है सोचने के लिए। वो कह रहा है अगर मान ली ये NaOH का सोल्यूशन है पानी के अंदर, तो क्या इसमें H प्लस भी होता है? होता होगा यार, पानी के अंदर सोडियम आयन भी है ना, OH आयन्स भी हैं, पानी से H प्लस भी आ रहे होंगे, होते हैं, H प्लस आयन भी होते हैं, है ना, बेसिक सोल्यूशन है। ऐसे ही एसिडिक सोल्यूशन में OH आयन्स भी होते हैं, बट ओवरऑल सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक वो डिपेंड करेगा डोमिनेटिंग कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, राइट। जैसे OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे डोमिनेट करती है H प्लस पे, इसीलिए हम कहते हैं ओवरऑल सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा, है ना। तो डोमिनेटिंग कॉन्सेंट्रेशन आयन्स कौन से हैं उस पर डिपेंड करता है। तो सिंपल सी बात है, बेसिक सोल्यूशंस में भी H प्लस है बट दे आर वेरी लेस इन नंबर देन OH आयन्स, सो दैट इज व्हाई ओवरऑल सोल्यूशन इज बेसिक। ऐसे ही आप एसिडिक में बोल सकते हो OH आयन होते हैं बट उनकी कॉन्सेंट्रेशन H प्लस से बहुत कम होती है, तो ओवरऑल एसिडिक होता है, ठीक है। सॉर्टेड है यहाँ तक चीजें? एक बार मैम को थम्स अप दे दो। यस मैम। नेक्स्ट देखो, कहता है अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विद क्विक लाइम और स्लेट लाइम और चॉक? तो तुमने देखा होगा अक्सर जो फार्मर्स होते हैं तो खेती करते हैं तो वो ना फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, है ना। और भाई ये कहावत होती है हमारे कि भाई एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, राइट। तो कोई चीज ज्यादा डालोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होएगी। तो फर्टिलाइजर्स को भी जब हम ज्यादा यूज कर लेते हैं सॉइल में, तो फर्टिलाइजर्स एक्सेस में अगर ऐड कर दिए तो वो सॉइल को ना एसिडिक बना देते हैं, वो सॉइल को एसिडिक बना देते हैं और पीएच गिर जाता है, पीएच बिकम्स लेस देन 6। मतलब अगर वैसे पौधे को अगर अच्छे से क्रॉप्स की खेती करनी है तो आइडियल रेंज क्या होती है सॉइल की? 6.2 से लेके 7, ठीक है। आइडियल पीएच प्लांट्स के लिए क्रॉप्स जब आप लगाते हैं तो पीएच 6.2 से 7 बेस्ट कंडीशन है। लेकिन अगर पीएच बहुत कम हो गया 6 से, मतलब मान लो 5.5 4 की रेंज में आ गया, तो सॉइल एसिडिक बन गया, ठीक है। और अगर सॉइल एसिडिक बन गया ना बेटा, तो फिर क्या होगा, आपकी क्रॉप्स जो है वो खराब होने लग जाएंगी, राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हमें जो एक्सेस ऑफ एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कराना है। उस न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम सॉफ्ट बेसिस का यूज करते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट चॉक पाउडर। तो ये क्या करते हैं, ये बेस है, माइल्ड बेसिस है,
सॉफ्ट बेसिस, तो ये क्या करेंगे, ये आपका जो बेसिकली एसिडिक बना है मीडियम सॉइल में उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ताकि पीएच आइडियल आइडियल रेंज आइडियल पीएच फॉर क्रॉप्स, पीएच आइडियल फॉर क्रॉप्स होता है 6.2 से 7, इसमें आ जाए वापस और प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाए, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन। तो हम लिखेंगे अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक है तो इट इज ट्रीटेड विद दीज काइंड ऑफ बेसिस। सॉर्टेड, इजी है, यस। नेक्स्ट देखो छोटे छोटे क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2? तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो दिस इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसे कॉमनली हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का ना वैसे बहुत बड़ा कॉम्पोजिशन होता है, ये शॉर्टकट सा हम बनाते हैं। और इसमें बताऊं, इसमें ना कैल्शियम आयन होता है, एक Cl नेगेटिव होता है और एक हाइपोक्लोराइड आयन होता है OCl नेगेटिव, ये आयन्स होते हैं इसमें, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। सो दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। नेम द सब्सटेंस व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। तो मतलब क्या है जो क्लोरीन के साथ ट्रीटमेंट करने पे आपका ब्लीचिंग पाउडर दे देता है, दैट इज मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखो स्लेक्ड लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को शॉर्टकट दिखा रही हूँ, ऐसे लिख रही हूँ मैं, ठीक है। और ये 2 Cl, यहाँ से क्या करते हो जब रिएक्शन करते हो ना, वाटर निकाल दो, H2O, ठीक है। H2O निकाला तो बचा क्या, एक कैल्शियम, एक ऑक्सीजन, 2 क्लोरीन, जो मिलके आपका ब्लीचिंग पाउडर बना देगा, ठीक है। तो आंसर वुड बी स्लेक्ड लाइन, स्लेक्ड लाइन दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है नेम द सोडियम कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर। अब जो पानी में परमानेंट हार्डनेस होती है वो किस वजह से होती है, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के डिसॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, वो भी कौन से, क्लोराइड्स या सल्फेट्स, जब इनके पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो पानी के अंदर जो हार्डनेस है दैट इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस पानी के अंदर अगर हम वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स, 2 मोल सोडियम आयन्स और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अब हुआ क्या, देखो जो डिसॉल्व्ड कैल्शियम आयन्स थे हार्ड वाटर के अंदर, वो पानी में घुले हुए थे। अभी क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखो, ये कैल्शियम आयन प्रेसिपिटेट कर गए, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो इस पीपीटी की वजह से जो आपके कैल्शियम आयन्स है वो डिसॉल्व नहीं है पानी में जो पहले थी, तो आपने पीपीटी की फॉर्म में हार्डनेस को रिमूव कर दिया, ठीक है। That is how we use the sodium carbonate, so that is used to remove the permanent hardness of water, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला सवाल देखो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन ही चल रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है what will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम इसको हीट करते हैं बेकिंग सोडा को, तो क्या होता है बेटा, थर्मल डीकम्पोजिशन होगा। यस, एक सिंगल सब्सटेंस है, अगर उसको हीट किया हमने तो थर्मली डीकम्पोज करेगा, ठीक है। थर्मल डीकम्पोजिशन से हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑल्सो वी गेट द वाटर। तो एक्चुअली ये जो CO2 गैस होती है यही रिस्पॉन्सिबल होती थी जिससे आपका जो खाने में फ्लफीनेस आती है ना, जो केक्स होते हैं वो बेक होके फूल जाते हैं, या क्रिस्पीनेस, वो एक्चुअली बेकिंग सोडा यूज करते हो तो हीट करने पे CO2 रिलीज करता है। हालांकि बेकिंग सोडा हम प्रेफर नहीं करते यूज करना, रीजन बीइंग अगर बेकिंग सोडा आप डायरेक्टली यूज करोगे तो इससे देखो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, सोडा ऐश, जो कि बेसिक सॉल्ट होता है जो खाने को बिटर बना सकता है। तो हम रादर बेकिंग पाउडर यूज करना प्रेफर करते हैं, मतलब बेकिंग सोडा में अगर आप थोड़ा सा टार्टरिक एसिड डाल दो, कोई माइल्ड एडिबल एसिड डाल दो, तो ये जो सोडियम कार्बोनेट बनता है इसको न्यूट्रलाइज करके फ्रूटी सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन। अगर आपसे बैलेंस करने को पूछे तो आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 सोडियम है तो विल यूज 2 है, बाकी सारी चीजें बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन 2 है ना, कार्बन 2 कार्बन, एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे, और ओवरऑल 5 और 1 6 ऑक्सीजन दोनों साइड, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी यानी कि हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, ये पीओपी है। अब अगर मान लो बेटा आपने पीओपी को पानी दिया, पानी कितना, अब अगर 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स ये एब्जॉर्ब कर लेगा पीओपी, तो क्या होगा, जैसे ही इसको 3/2 यानी 1.5 वाटर मिलेगा तो ये तुरंत जो है ना जिप्सम बना लेता है,
हार्ड सॉलिड मास जिप्सम में सेट हो जाएगा, जिप्सम में, ठीक है। तो दिस इज द रीजन कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको हम लोग मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं ताकि वो पानी के साथ रिएक्ट करके पीओपी से जिप्सम में ना हार्ड सॉलिड मास में सेट हो जाए, ये रीजन होता है, ठीक है। ये सारे सिंगल लाइक वन लाइन के क्वेश्चंस अभी चल रहे हैं तो इसलिए छोटे हैं, कुछ एमसीक्यूज होंगे। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 34 से एनसीईआरटी का चेक करो। कहता है एक सोल्यूशन है जो टर्न करता है रेड लिटमस को ब्लू, तो उसका पीएच क्या हो सकता है, ठीक है। अभी इंडिकेटर टिपिकल इंडिकेटर का क्वेश्चन है, रेड लिटमस ब्लू कौन करते हैं, बेसिस करते हैं, है ना। बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, और बेस अगर है तो हमें पता है पीएच बाई 7 से कम ही होगा। 1 4 5 वाले तो 3 एसिड दे रखे हैं सिर्फ एक ही बेस दिया हुआ है विच इज पीएच ग्रेटर देन 7, तो जो आंसर हो जाएगा है ना बेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल्स। एग शेल्स क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। एक सॉल्यूशन रिएक्ट करता है कैल्शियम कार्बोनेट से टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो कह रहा है लाइम वाटर मिल्की, ऐसी गैस निकली यानी CO2। CO2 टर्न करता है लाइम वाटर मिल्की। अब ये देखो मेटल कार्बोनेट को अगर एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो ही CO2 रिलीज होता है, बोलो होता है। कई बार हमने करी है रिएक्शन, मेटल का सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और पानी बनेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है मेटल कार्बोनेट को हमने एसिड के साथ ही रिएक्ट कराया होगा, एक ही ऑप्शन में एसिड था, दैट वाज HCl। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सेज 10 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 8 ml ऑफ HCl। सो NaOH का 10 ml अगर अपने को न्यूट्रलाइज करना है तो इसके लिए HCl कितना खर्च हो रहा है, 8 ml टू गिव NaCl एंड वाटर। तो ये कहता है अगर 20 ml NaOH है तो बताओ कितना HCl खर्च होगा। 10 के लिए 8 खर्च हो रहा है, 20 के न्यूट्रलाइजेशन के लिए 16 ml यूज होएगा, 8 into 2, सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये स्टोइकियोमेट्री ना मेंटेन होना चाहिए वॉल्यूम का जो भी था, तो 20:16 पे स्टोइकियोमेट्री का देखो रेशो भी सेम आएगा, 5:4, 5:4, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये इसमें सॉल्व था, इसको रेज करते हैं। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड टू ट्रीट द इंडाइजेशन। तो यार एंटासिड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं इंडाइजेशन को जो है क्योर करने के लिए। और रीजन क्या होता है, क्योंकि जो इंडाइजेशन होता है वो क्या करता है, एसिडिटी स्टमक में बढ़ा देता है ना, यानी जो आपके स्टमक में HCl होता है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, अब उससे इंडाइजेशन हो गया, बर्निंग सेंसेशन, तो उसको ठीक करने के लिए एंटासिड लेते हैं। अब एंटासिड कैन भी, जैसे आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं विच इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऑल फाइन ना, आवाज आ रही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लो, आप बेकिंग सोडा ले लो, मतलब कोई माइल्ड बेसिस बेसिकली हम ले सकते हैं कंज्यूम टू फील बेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है write the equations and then balance them for the reaction taking place। तो पहली इक्वेशन क्या दिया इन्होंने, फर्स्ट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक को अगर अपन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कराते हैं तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सॉल्ट बनेगा, ओके, जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, है ना। तो रिएक्शन देखो, एक जिंक एक सल्फर 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन दोनों तरफ, इट इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कहते हैं मैग्नीशियम रिबन है डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराया है, ठीक है, डाइल्यूट HCl। तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, सॉल्ट बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, है ना। देख के ही पता चल रहा है 2 हाइड्रोजन एटम है राइट में, तो लेफ्ट में 2 बना दिया। अब देखो 2 क्लोरीन, अब रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कहते हैं एल्यूमिनियम पाउडर है, रिएक्शन कराया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। दिस इज अगेन द सेम रिएक्शन, मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन, तो मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट, फॉर्मूला सही लिखना, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। देखो एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है 3+, ठीक है, सल्फेट इज SO4 2 नेगेटिव, तो फॉर्मूला Al2SO4 होल थ्राइस बना, ठीक है। इसको ध्यान से एक बार बैलेंसिंग देखो, पहले तो मेटल बैलेंस कर लो, 2 एल्यूमिनियम 2 कर दिया इधर, ठीक है। सल्फेट देखो यहाँ पे 3 सल्फेट आयोन्स है, इधर 3 लगा दो,
ठीक है, अब 3 into 2 6 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी 3 लगा दो, तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। पॉलीएटॉमिक आयॉन्स को एक साथ ही बैलेंस कर लिया करो, ना कि तोड़कर, ठीक है। ओके, लास्ट देखो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद आयरन फिलिंग्स। तो आयरन फिलिंग्स के साथ, आयरन छोटे छोटे पाउडरी आयरन अगर आप ले लो, तो डाइल्यूट HCl के साथ ये रिएक्शन करेगा, आयरन विल डिस्प्लेस Cl टू गिव FeCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इधर तो क्लियरली एविडेंट है, 2 Cl 2 हाइड्रोजन के लिए 2 कोफिशिएंट लगा दिया इधर, राइट, फाइन हो गया। सारी रिएक्शन बैलेंसिंग तो मैंने चैप्टर 1 में ही आपको अच्छे से करा दी थी, यस। अच्छा, एक और चीज देखो, अब इसमें ना हमने फेरस क्लोराइड बनाया है, राइट। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है, इसमें आयरन फिलिंग आप फेरिक क्लोराइड अगर बनाते हैं डाइल्यूट HCl के साथ FeCl3, हाँ FeCl3 अगर हम बनाते हैं तो आयरन क्योंकि +2 +3 दोनों में एग्जिस्ट करता है, तो इस हिसाब से बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। फिर हमें यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इधर 3 क्लोरीन के लिए 3 Cl बना दिया, ठीक है। ओके, अब अगर ध्यान से देखो भाई, ये तो 3 हाइड्रोजन और 2 हो गए, ऑड इवन का केस है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस वी विल मेक 6 HCl और ये 6 हाइड्रोजन हो गया, और इसको भी 6 क्लोरीन बना दिया और 2 आयरन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वी कैन डू, फाइन। ओके, FeCl3 के हिसाब से गलत आंसर नहीं होगा, कोई भी आप लिख सकते हैं, आंसर मिल जाएगा, मार्क्स यू विल गेट। नेक्स्ट देखो, कंपाउंड सच एज अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज ऑल्सो कॉन्टेन हाइड्रोजन, बट इनको एसिड्स में कैटेगराइज नहीं करते, तो कह रहा है एक्टिविटी से बताइए। देखो, अल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन है, तो आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखा सकते हैं। जैसे अगर हमने इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लिया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट हमने फिल कर दिया, कौन, अल्कोहल या ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक है। क्या करो, इस टैंक के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दो, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ग्रेफाइट के रॉड ले सकते हो आप, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दो बैटरी से और यहाँ लगा दो एक बल्ब, ठीक है, यहाँ लगा दो एक बल्ब, ओके। मान लो ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये एनोड होगा, ये नेगेटिव से कैथोड होगा, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग इस सॉल्यूशन को, सर्किट को कंप्लीट करेंगे, स्विच की भी होगा उसको ऑन करके, तो यू विल सी बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो। यही सेम एक्टिविटी अगर आप HCl के साथ करते हो, HCl के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, यू विल सी बल्ब इज गोइंग टू ग्लो, बल्ब ग्लो करेगा, है ना। तो डिफरेंस समझ आ गया। बल्ब ग्लो क्यों नहीं किया, क्योंकि ग्लूकोज में कोई आयोन्स नहीं है, है ना, देयर आर नो फ्री आयोन्स। अगर फ्री आयोन्स ही नहीं है बेटा, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करते हैं, आयोन्स करते हैं, चार्ज पार्टिकल, वही नहीं है, तो बल्ब विल नॉट ग्लो, ठीक है। अब एग्जाम में ये सेटअप ड्रॉ कर देना, लिखेंगे कैसे देख लो। 2 नेल्स आर फिटेड, अब अगर इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड नहीं है, हम आयरन नेल्स को यूज कर सकते हैं। आयरन नेल्स आर फिटेड ऑन अ कॉर्क, एक कॉर्क ले लो, रबर कॉर्क आपको मिल जाएगा, घर पे भी ट्राई कर सकते हो, उस पे आयरन के नेल्स लगा दो, ठीक है, ओके। और उसको 100 ml बीकर में रख दिया। अब 100 ml बीकर में क्या पुट करना है, सी द नेल्स आर देन कनेक्टेड टू 2 टर्मिनल्स ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड अ स्विच। कुछ डाइल्यूट HCl को बीकर में डाला एंड करंट इज स्विच्ड ऑन। The same experiment is performed with the glucose and alcohol solution. तो हम observe करेंगे, bulb glows in the case of HCl solution and does not glow in glucose and alcohol. या और अल्कोहल सॉल्यूशन में वो ग्लो नहीं करेगा। तो कंक्लूजन क्या है इसका, कि भाई सारे एसिड्स में हाइड्रोजन है, बट नॉट ऑल कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन आर एसिड्स, है ना। तो HCl डिसोसिएट इनटू, मतलब ये भी सही नहीं है कि सारे एसिड्स में हाइड्रोजन होता है, टू बी ऑनेस्ट, ये क्लास 10th तक आप सही लगा सकते हो, आगे नहीं, है ना। दिस इज नॉट अ फेयर पॉइंट टू से दैट, बट यू कैन फॉर श्योर से कि HCl क्योंकि आयोन्स में टूट जाता है, ये आयोन्स मूव करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। जबकि ग्लूकोज डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयोन्स, तो इट विल नॉट बी कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी, दैट यू कैन स्टेट देयर, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जबकि रेन वाटर डज। तो बेटा रेन वाटर थोड़ा इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है, क्योंकि जैसे वो नीचे आता है तो उसमें आपको पता है बहुत सारे जो एसिड रेन के कंपोनेंट्स हैं वो भी बन जाते हैं, है ना। तो सॉल्ट बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं रेन वाटर में। जबकि डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर बनता है पानी के डिस्टिलेशन से, रिपीटेड डिस्टिलेशन से। तो ये ना, इसमें कोई सॉल्ट नहीं होते, डिस्टिल्ड वाटर में फ्री फ्रॉम सॉल्ट्स होता है, फ्री फ्रॉम सॉल्ट्स। तो एक बात बताओ, अगर रेन वाटर को आप
है ना, पूरा सेटअप लगा के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो इट इज नॉट गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, रेन वाटर करेगा सॉरी, क्योंकि सॉल्स हैं, तो सॉल्स क्या करेंगे, सॉल्स आर गोइंग टू गिव यू फ्री आयोन्स, सॉल्स टूटेंगे है ना, टूट के आयोन्स प्रोड्यूस करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जबकि डिस्टिल वाटर में सॉल्स ही नहीं है तो नो आयोन्स, आयोन्स नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट होएगी, समझ रहे हो। तो दैट इज हाउ यू हैव टू फ्रेम कि डिस्टिल वाटर प्योर वाटर है, इसमें कोई आयनिक स्पीशीज, कोई सॉल्ट्स नहीं है, तो किसी का ब्रेक डाउन होके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना पॉसिबल नहीं है। रेन वाटर बीइंग एन इम्प्योर वाटर कॉन्टेन्स मेनी आयनिक स्पीशीज, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, राइट। नेक्स्ट देखो, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, रिपीट हो रहा है काफी क्वेश्चन। तो एसिड्स जैसे ड्राई HCl अगर आप ले लें, है ना, तो एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि भाई पानी नहीं है तो H+ आयन कहाँ से आएगा, पानी ही तो इसे H+ में तोड़ रहा था, वही नहीं है तो कैसे होगा, है ना। तो देखो, बिकॉज द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली, और हमें पता है H+ ही एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ओके। नेक्स्ट देखो, कहता है 5 सॉल्यूशंस व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर शोड द pH दिस, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है, तो वी नो pH 7 वाला न्यूट्रल है ना। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन होगा हाईएस्ट pH वाला, वो कौन है, C। स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा लोएस्ट pH वाला, जो कि B है। वीकली एसिडिक होगा, जो कि ठीक ठाक लाइक 4 वाला, इसमें वीकली एसिडिक है। वीकली एल्कलाइन होगा थोड़ा सा pH 7 से ज्यादा 9 वाला, डन है। यस, pH 9 वाला, pH 4 वाला A था और pH 9 वाला आपका E था, ठीक है, और pH 7 वाला आपका D था ना, तो ABCDE वुड मैच लाइक दिस। नेक्स्ट कहता है अरेंज pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बेटा सबसे कम उसमें होगी जिसका pH सबसे कम होगा, यानी C ज्यादा होगा, सॉरी, H+ आयन सबसे कम उसमें होंगे जिसका pH हाईएस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट pH कौन सा है, C का। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट pH किसका है, देखो 9 वाले का, 9 वाला क्या बना, E, ठीक है। उसके बाद pH 7 वाला यानी कि D, ठीक है। उसके बाद pH 4 वाला यानी A, और फिर B। सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। सबसे ज्यादा B के अंदर है pH 1 के साथ, ठीक है, H+ आयन। फिर A वाला है pH 4, फिर आपका D है विद pH 7, फिर आपका E है विद pH 9, और लीस्ट है आपका 11 pH C, CEDAB, ठीक है, कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है equal lengths of magnesium ribbons are taken in test tube A and B. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब A, जबकि एसिटिक एसिड ऐड किया है टेस्ट ट्यूब B में। तो यानी मैग्नीशियम की रिएक्शन HCl से ट्रीट कराई हमने, एक्वस है ये, है ना, और मैग्नीशियम को ही हमने डिप किया है एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में, राइट। कहते हैं अमाउंट एंड कॉन्सेंट्रेशन दोनों एसिड का सेम है, कौन सी टेस्ट ट्यूब में द फिजिंग ऑकर मोर विगरसली एंड वाई। तो बेटा जो आपका HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से HCl जहाँ पे है वहां पे फ्रीज जो आपकी फिजिंग है ना, एकदम से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, दैट विल हैपन इन टेस्ट ट्यूब A, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो हाइड्रोजन गैस जो है फास्टर प्रोड्यूस करेगी। रिएक्शन लिखना चाहो यू कैन डू दैट, सॉल्ट बनेगा MgCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। यहाँ पर भी आप अपना सॉल्ट बना सकते हैं। अब इसका सॉल्ट कैसे बनाएंगे, देखिए एसिटेट आयन पे -1 चार्ज होता है, मैग्नीशियम आयन पे 2+ होता है, ठीक है। तो आप मैग्नीशियम एसिटेट ऐसे लिख सकते हैं, और हाइड्रोजन, ठीक है। तो बिकॉज इट इज अ वीक एसिड एंड ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में बहुत सारे H+ आयन फर्निश होंगे, हाइड्रोजन बनेगा फास्टर स्पीड से, जिससे फिजिंग होती है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेश मिल्क का जो pH है वो 6 है, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज जैसे वो दही में जमता है, बताओ आपको क्या लगता है। फ्रेश मिल्क का pH 6 है,
तो पीएच जैसे कर्ड बनेगा यानी एसिड बनेगा तो पीएच इज गोइंग टू बी लेस देन 6, है ना। लैक्टोस जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, पीएच विल रिड्यूस because curd is acidic in nature and lactose will convert to lactic acid. ठीक है, नेक्स्ट देखो, a milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. Why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? देखो ऐसा क्यों होता है, मिल्क मैन थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करता है दूध में, या बनाना लीव्स का आपने सुना होगा। रीजन क्या होता है, क्योंकि फ्रेश मिल्क है, टाइम के साथ उसमें क्या है, कर्ड का फॉर्मेशन होने लगेगा, है ना। वो लाइक जैसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्शन होएगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से, तो यू नो कि उसमें इट विल सेट एज कर्ड इवेंचुअली, है ना, और दूध खराब भी हो जाता है लॉन्ग टाइम पे ओपन में। सो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, मिल्कमैन पीएच जो है ना मिल्क का थोड़ा बेसिक साइड इंक्रीज कर देता है बेसिकली, ताकि जो दूध है उसको दही में जमने के लिए टाइम लगे, ठीक है, कुछ टाइम में जो है वो चीज हो, दैट इज टू गिव इट टाइम एंड क्योंकि पीएच फॉल डाउन होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड, इसीलिए क्योंकि आपने एक बेस डाल दिया। तो मिल्क मैन शिफ्ट करता है पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क 6 से स्लाइटली अल्कलाइन, क्योंकि मिल्क डज नॉट सेट एज कर्ड इजीली, आराम से वो कर्ड में कन्वर्ट नहीं होएगा, ठीक है। अब क्योंकि मिल्क थोड़ा बेसिक हमने कर दिया है, तो एसिड्स प्रोड्यूस्ड टू सेट द कर्ड आर न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस, ये बेस उसको न्यूट्रलाइज कर देगा एंड अब दही जमने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट देखो, कहते हैं पीओपी शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, क्यों? ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। पीओपी को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसीलिए रखते हैं ताकि वो जिप्सम में सेट ना हो जाए। अगर पीओपी को पानी मिला तो ये चुपचाप 3/2 यानी 1.5 वाटर को लेकर के पीओपी से जिप्सम बन जाएगा, और अगर जिप्सम बन गया तो ये हार्ड सॉलिड मास है, तो हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे दैट वे, तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ताकि एब्जॉर्ब करेगा ये पानी टू फॉर्म हार्ड सॉलिड मास जिप्सम, टू अवॉइड दैट वी स्टोर इट इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, कहता है व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेटा रिएक्शंस जिनमें एसिड और बेस आपस में मिलके सॉल्ट और वाटर जो है प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दो एग्जाम्पल कोई भी आप दे सकते हैं, एक तो सबसे फेमस आपका HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्सचेंज ऑफ आयॉन्स अमंग द रिएक्टेंट्स, ये चैप्टर 1 में भी आप कवर कर लेते हो, सो इट्स क्वेश्चन इज अ टाइप ऑफ रिपीटिशन, राइट। कोई और एसिड आप ले लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, ठीक है, बेस कुछ और लेना है, बेस भी चेंज कर दो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, तो इस बार भी एक्सचेंज ऑफ आयन, पोटेशियम सल्फेट बनेगा और साथ में वाटर प्रोड्यूस होएगा, ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर वी आर गेटिंग। कोई भी दो एग्जांपल्स आप उठा सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अच्छा, कुछ और भी पूछा है क्या सवाल? एक ही था, न्यूट्रलाइजेशन और दो एग्जाम्पल। अच्छा, आई थिंक कुछ ऐसा क्वेश्चन भी था कि हम इनडाइजेशन में, अच्छा ये एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। सोल्यूशन में इतना नहीं लिखना जो यहाँ पे लिखा है, आपसे सिंपल दो एग्जाम्पल पूछे थे, डिफाइन करिए और दूसरा एग्जाम्पल सीधा लिख दीजिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो, कहता है गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो मेरा यूजेस, सॉल्ट्स के प्रिपरेशन और यूजेस प्लीज पढ़कर जाना। जैसे वॉशिंग सोडा का एक तो मैंने बताया कि पानी की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आप इसे यूज करते हो, ग्लास इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में बहुत यूज करते हो, बट बोरैक्स का याद रखना, बोरैक्स बनाने के लिए Na2B4O7.10H2O, इसको बनाने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा को एक तो हम यूज करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में, इसके बहुत सारे यूजेस हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर्स में पहले यूज होता था, आजकल मॉडर्न एक्सटिंग्विशर में तो नहीं होता, पहले होता था, ठीक है। तो और इसको एंट एसिड की तरह यूज करते हैं, तो कोई भी दो इंपॉर्टेंट यूजेस आप दे सकते हैं, ठीक है, इजी।
चलिए, सो इतनी जल्दी हमने पूरा जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है एनसीईआरटी के। तो प्लीज़ ये सेशन को बहुत ध्यान से देखना, आंसर फ्रेमिंग कैसे करनी है एग्जाम में वो इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी वन शॉट सेशन मेरा मिस किया है तो प्लीज़ आप लोग उसे कवर कर लेना सेशन से, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो बाकी शिल्पी मैम विल सी यू नेक्स्ट टाइम एंड टिल देन टेक केयर। कुछ और अगर आपको केमिस्ट्री में अभी लग रहा है रिक्वायरमेंट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। शेयर द वीडियो with your friends and I'm signing off for the day. For next time मिलते हैं with a new chapter. All the best. Bye.